हिजाब पे मर्दों से खूब लड़ाई, शिक्षा रोजगार पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ते आप? लड़ाई लड़ने की बात बिल्कुल हमेशा उस पे मदरसे पे लड़ोगे, हिजाब पे लड़ोगे, मेरा हिजाब के महिला बन जा रहे। भगवान उन्होंने आचार्य ने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको भगवा से प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ राष्ट्रीयता और मानवता के नाम प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी आपको हिजाब बना लोगे, आप अपना हिजाब और मानवता के नाम है, मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बना लोगे, उन्होंने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो देश में जो चुन के आएगा, जो हमारे मोदी, एक मिनट, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, तब वो खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली, दूसरी बार शपथ ली, तब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री है। खाली ना तो हिंदुओं के, ना भगवाओं के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत में ना रहने वाले हर नागरिक के प्रधानमंत्री। उनका तो पॉइंट ही नहीं है। जो चुन के आएगा, मानते क्यों नहीं हो? फिर कैसे कह रहे हो कि हिजाब वाली महिला? अरे वो उनकी राय है, आप उनको सपोर्ट नहीं करते? अरे आप सपोर्ट करते उनको? ये काल्पनिक बात कर रहे हैं। काल्पनिक नहीं है, रियल बोला इन्होंने। ओवैसी साहब ने रियल बोला है। आप जवाब काल्पनिक नहीं है, रियल है भाई। आप जवाब वो देंगे ना, हमारा कोई लेना। ओवैसी साहब हमारे निवाय में कुछ भी नहीं है, इतने से भी आदमी नहीं है। ओवैसी साहब 2.25 वोट लाए। वो कह रहे वो इतने से भी आदमी नहीं है। माशाल्लाह लंबे चौड़े हैं, आपको इतने से भी नहीं दिख रहा है। 2.5 वोट लाए। ये कंपटीशन का भी 25%। ये क्या कंपटीशन हो गया है कि ओवैसी साहब इतने से है, मैं बड़ा हूं। कंपटीशन चल रहा है। राजीव गांधी का कंपटीशन इंदिरा जी के साथ था, इंदिरा जी का पंडित नेहरू के साथ था, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे कंपटीशन चल रहा है। अब हाजी खान ने आपके सामने बोला, वो तो उनका कद बहुत छोटा है, इनका कद बहुत बड़ा है हाजी खान साहब का। देखिए मेरे नजदीक मेरी जाती राय यह है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म से बड़ा ढकोसला कुछ और नहीं रहा है। 75 साल में सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती रही है, तो कोई दुकान भी तो उसी वजह से चल रही है। और आरएसएस इस मुल्क में एक दिन को भी खत्म नहीं हुआ। और आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में और तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसमें वो गए, वहां से उन्होंने ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है। और आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में 1990 के बाद से, 1990 के बाद से इस मुल्क में जितनी जो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो मजीद बाइफर्केशन का, मजीद तोड़ने का है। देश को जोड़ने वाला नहीं है, उसके जिम्मेदार है आप। बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। इनका कहना है कि आरएसएस की वजह से सब लोग सब तरफ आ गए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने तक पहुंच गए, ये आरएसएस की वजह से पहुंच गए। ये कमला हैरिस उसकी वजह से भारत की बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं पूरी दुनिया बता रहा हूं। सुनिए तो मैं जो फैक्ट बता रहा हूं। और वो अब ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा हो गया, गूगल का चीफ हमारा हो गया, पेप्सी की चीफ हमारी हो गई, मास्टर कार्ड का चीफ हमारा हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। और आपके यहां लश्कर तैयबा का चीफ हो गया, जैश ए मोहम्मद का चीफ हो गया, बोको हराम का चीफ हो गया, अल कायदा का चीफ हो गया, हिजबुल्लाह का चीफ हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। मतलब गजब कहते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया भर में एक बीमारी है, उस बीमारी को आप अपने यहां मत आने दीजिए, बल्कि आप कहते हैं नहीं ये बीमारी तो है तो दुनिया में तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखिए गूगल का चीफ हो गया। आप क्या आपको लगता नहीं है जब जैश ए मोहम्मद का चीफ की बात होती है, अगर या फिर बोको हरम के चीफ की बात होती है, या आईएसआईएस के चीफ की बात होती है, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये जो पैट्रोनाइजिंग ऑफ टेररिज्म है, दैट इज ऑल्सो हार्मिंग यू? ये ग्लोरिफिकेशन सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी करती है, मुसलमान नहीं करते। आपने जितने नाम भी लिए, बोको हराम हुआ, शबाब हुआ, अल कायदा हुआ, या जो भी है, ये क्या बात करते हैं? सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बोला ये आरएसएस इज इक्वल टू बोको हराम। एक मिनट आरएसएस क्या इज इक्वल टू बोको हराम है? अरे तो बोको हराम सेक्सुअल स्लेव बनाती है लोगों को। आप कैसे कह सकते हैं? एंडोर्स नहीं कर रहा है ना, बोको हराम को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। जब आप आरएसएस को उसके पैरेलल खड़ा करते हैं, एक राष्ट्रवादी संगठन को, तब आप उसको एंडोर्स ही करते हैं। और मैंने ये सलमान खुर्शीद के सामने बात बोली है इंटरव्यू के अंदर। 72,000 कम्युनल राइट्स के पीछे, और यहाँ पर सिखों के कत्लेआम के पीछे, और यहाँ पर ऑगस्टिन के कत्ल के पीछे आरएसएस का नाम मौजूद है। क्या बात करते हैं? मौजूद है, एफआईआर मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर और अभी कहा गया, मैं बता रहा हूं। चलिए अभी इसी यूरोप से रिपोर्ट आई, सरदार खुशवंत सिंह की किताब और आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा 84 के दंगों के समय सिखों की यह स्थिति थी कि यदि उन्हें दवाओं और खाने की जरूरत होती थी तो वो आरएसएस वालों से संपर्क करते थे। ये सरदार खुशवंत सिंह ने लिखा, वो कोई आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे। सर गीता और रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्यों? उस टाइम में कोई धर्म था ही नहीं। दूसरी बात है, हम फिर भी
अपने धर्म को दरकिनार करते हुए संविधान का सम्मान करते हैं और सब उसी दायरे में सबको पॉइंट क्या चलाते आपका हैं। पॉइंट क्या है? लेकिन आप लोग संविधान से इतर कुरान को हमारे संविधान पे बार बार थोपने के पर किसी ने थोपा नहीं यहाँ पर तो कुरान को। हिजाब क्या है सर? ठीक है, अपने ठीक है। कुरान की बात शाहबानो केस क्या था? सही तो बोल रहे हैं। शाहबानो केस क्या था? अगर सुप्रीम कोर्ट शरीयत के खिलाफ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरीयत को ऊपर कर दिया गया संविधान संशोधन से। मगर सुनिए, वो जलवाए जलाल अब चला गया क्योंकि भारत मां का लाल आ गया कुर्सी पे, उसका मलाल इन लोगों के चेहरे पे आ रहा है। जलवाए जलाल है ना, वही ओके जुनैद हैरिस, प्रोफेसर हैरिस, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाता था, कहा ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट का लेकिन फैसला कई बार बदला गया। एक सेकंड एक दौर अकेले नहीं बदला गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब वो दौर था, पूरी दुनिया में 27 तारीख को कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को जलील किया बीजेपी वालों ने? कैसे? 27 तारीख को कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया कि हम बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे, तोड़ दी गई। कैसा सम्मान है? और सबरीमाला में कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान करने की बात करते पर कल्याण सिंह ने तो ये भी कहा था कि मेरी एक सरकार के 10 सरकारें चले जाए, रामलला के लिए मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। इन्हें एक बात और बता दूं, हुक्मरान आते हैं बदलते रहते हैं। मैं पढ़ रहा था गौरी से लेके मोदी तक हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान कोई कैसे कंपेयर कर दिया आपने गौरी और मोदी को? गौरी लूटने आया था, मोदी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। ये विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य। समस्या ये है कि गौरी और मोदी को कंपेयर कर रहे हैं आप। ये तो शेम है, ये गलत कहा आपने, आपने गलत कहा। इसको तो प्रोफेसर साहब भी नहीं जायज मानेंगे। आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। गौरी देश को लूटने आया था। मैं कह रहा हूं इस देश में आने वाले आक्रांता को ये जिस प्रकार के चुने हुए नेता से छोड़ देते हैं, ये इनकी वास्तविकता समझ में आती है। इन्होंने जो गौरी से मोदी जी तक कहा तो मुझे एक बात याद आ गई। वो ये बात याद आ गई, ये सच है। अगर गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा नहीं होता, यदि हमने इतने उच्च आदर्शों को न दिखाया होता कि पीठ छुपा के भाग रहा है तो हम उसकी पीठ पे वार नहीं करेंगे। यदि युद्ध 17 बार जीत कर छोड़ा ना होता तो आर्य देश का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। मगर चूंकि अधिकार आपको लुटेरे गौरी पे भरोसा है, पृथ्वीराज रसों पे भरोसा नहीं है। कमाल की बात करते हैं आप। चलिए, और इसीलिए 800 साल के बाद गलत जगह पंगा ले लिया सुधांशु त्रिवेदी से। 800 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान जी के बाद एक ऐसा दौर आया जब भारत के इतिहास ने करवट ली है। और वो लोग जो अपने को गौरी का, गजनी का आदर्श मानते, कौन है? पाकिस्तान की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का नाम है गजनी, सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम है बाबर, उनका नाम है गौरी। आज वो ये कहते हैं कि साहब जब से ये सरकार आई है तब से हम बड़ी मुसीबत में हैं। मोदी को आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय गौरी ने जो छल किया था, हमने उसको ईमानदारी से टैकल किया था। 800 साल हमने उसकी कीमत चुकाई है। आज वो परिवर्तन आया है। जब हम अपने इस मुल्क की बात करेंगे, आप पाकिस्तान